अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री सिर्फ साल और दिनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि हिस्ट्री उन तमाम लोगों की कहानी से भी बनती है जो वक्त की धार को मोड़कर अपना नाम सुनहरे लफ्जों में दर्ज करा जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में हमारा फर्ज बनता है कि अपनी नई जनरेशन को इस्लाम के उन ग्रेट लीडर्स के बारे में बताएं जिन्होंने अमन और इंसाफ से इस्लाम का पैगाम लोगों को दिया। आज हम आपको 8वीं सदी के उस दौर में ले जाएंगे जब इस्लाम का झंडा एजुकेशन, जस्टिस और शान शौकत से अपनी बुलंदियों पर था। एक ऐसा दौर जब एक शहर दुनिया भर के दिलों की धड़कन था और उस धड़कन का एक ऐसा खलीफा था जिसका नाम सुनकर रोम की सल्तनत भी कांप जाती थी। ये कहानी है अब्बासीद खिलाफत के 5वें खलीफा अमीरुल मोमिनीन हारून अल रशीद की। ये अजीम दास्तान ऑथेंटिक सोर्सेज की हेल्प से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे इमाम अल तबारी की लिखी हुई अजीम तारीख अल रसूल व अल मुल्क, द हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स एंड किंग्स, इमाम अबू यूसुफ की उस किताब से भी जो उन्होंने खुद खलीफा हारून रशीद के लिए लिखी थी, किताब अल खरज, जिसमें उस दौर की इकोनॉमी और कानून पर रोशनी डाली गई है। और उस दौर को सही से समझने के लिए इब्न खल्दुन के फलसफों का भी सहारा लिया है, जिससे उनके राइज एंड फॉल का सही अंदाजा लगाया जा सके। तो आइए इन मुस्तनद हवालों के साथ इस अजीम दास्तान को शुरू से समझते हैं। हारून अल रशीद की कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 750 ईस्वी। एक खूनी इनकलाब के बाद बनु उमैया की खिलाफत का खात्मा हुआ और बनु अब्बास ने इक्तदार हासिल किया। हजरत हारून के दादा अल मंसूर एक विजनरी लेकिन स्ट्रिक्ट हुक्मरान थे। उन्होंने ही दजला नदी के किनारे एक नए दारुल हुकूमत बगदाद की बुनियाद रखी। इसी सियासी माहौल में हजरत हारून के वालिद अल महदी खलीफा बने। अल महदी का दौर अमन और खुशहाली का था, लेकिन उनके दरबार में साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। हजरत हारून की पैदाइश 763 ईस्वी में हुई। उनकी वालिदा मोहतरमा खैजरान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन और सियासी समझबूझ रखने वाली खातून थी। वो एक बांदी से शुरू होकर खिलाफत की सबसे ताकतवर औरतों में से एक बनी और उन्होंने ही हजरत हारून की परवरिश पर खास तवज्जो दी। उन्हें सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि जंग के हुनर और सियासत के दावपेच भी सिखाए। बचपन से ही हजरत हारून में एक सिपाही वाली ओडेसिटी और एक हुक्मरान जैसी संजीदगी थी। अपने वालिद के दौर में ही जब उनकी उम्र 17 साल थी, उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर या रोम के खिलाफ एक बड़ी फौजी मुहिम की क़यादत की। अल तबारी लिखते हैं कि यह लश्कर इतना बड़ा था कि इसने रोमी इलाकों में खलबली मचा दी और कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक जा पहुंचे। इस कामयाबी पर उनके वालिद ने उन्हें अल रशीद यानी सही रास्ते पर चलने वाले के खिताब से नवाजा। लेकिन तख्त का रास्ता फूलों की सेज नहीं था। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके बड़े भाई मूसा अल हादी खलीफा बने। अल हादी और हारून के बीच इख्तलाफ शुरू हो गए। अल हादी चाहते थे कि वो अपने बेटे जाफर को अपना जानशीन बनाए, जबकि हारून को पहले ही चुना जा चुका था। दरबार में उनकी वालिदा खैजरान और उनके उस्ताद याह्या अल बरमकी ने हारून के हक को बचाए रखा। कुछ टाइम बीता, फिर अचानक मिस्टीरियस हालत में सिर्फ 1 साल बाद ही हादी का इंतकाल हो गया और सन 786 ईस्वी में 23 साल की उम्र में हारून अल रशीद अब्बासीद खिलाफत के 5वें खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद हारून अल रशीद ने अपनी पूरी तवज्जो बगदाद पर की। उनके दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर शहर बन गया। यहाँ की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। यहाँ सिर्फ महल नहीं थे, यहाँ हॉस्पिटल्स थे जहाँ मुफ्त इलाज होता था, यहाँ कागज बनाने के कारखाने थे और यहाँ के रोड, ब्रिज, रिवर्स की कोई मिसाल नहीं थी। ये सबसे खूबसूरत शहर था। लेकिन बगदाद की असली दौलत वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि वहाँ की एजुकेशन थी। हारून रशीद ने अपने वालिद के शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाया और बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम को उसकी बुलंदियों पर पहुँचाया। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक तारीख थी, ये एक पूरा इतिहास था। हारून अल रशीद ने दुनिया भर से स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और फिलोसोफर को बगदाद में जमा किया। उन्होंने बेशुमार दौलत खर्च करके ग्रीस, रोम, ईरान, हिंदुस्तान से एजुकेशन के खजाने मंगवाए। यहाँ ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु, एरिस्टोटल और अफलातून, प्लेटो के काम का अरबी में तर्जुमा हुआ। हिंदुस्तान से जीरो और डेसिमल सिस्टम का इल्म यहाँ पहुँचा। इसी बैतुल हिकमा में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी ने एक नई मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी, जिसे दुनिया आज
आज अलजब्र या अलजेब्रा के नाम से जानती है। बनु मूसा भाइयों ने इंजीनियरिंग के कमालात दिखाए। यहाँ मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी और दुनिया के हर शोबे में रिसर्च हो रही थी। ये वो सुनहरा दौर था जिसने आने वाली सदियों तक यूरोप के रेनेसांस को भी रोशनी बख्शी। इतनी बड़ी सल्तनत जो मोरक्को से लेकर हिंदुस्तान तक फैली थी, इसे चलाना आसान नहीं था। इसके पीछे हारून रशीद की इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और उनके वफादार वजीर थे। इसमें सबसे अहम थे बरमकी खानदान। बरमकी खानदान दरअसल बल्क, आज का अफगानिस्तान का आला तबका था, जो आग की पूजा करने वाले पुजारी बुद्धिस्ट थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। याह्या अल बरमकी जो हारून रशीद के उस्ताद भी थे, और उनके दो बेटे अल फजल और जाफर उनकी सल्तनत के पिलर्स बन चुके थे। खासकर जाफर अल बरमकी ये हारून के दोस्त भी थे और सबसे करीबी एडवाइजर भी। उन्हें इतनी अथॉरिटी दे रखी थी कि वो खलीफा के बाद सबसे ताकतवर शख्स थे। बरमकियों ने खिलाफत के माली निजाम को बेहतर बनाया, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन किया और हर तरफ अमन कायम किया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तकरीबन 17 साल की बेमिसाल खिदमत के बाद सन 803 में अचानक हारून अल रशीद ने बरमकी खानदान पर कहर बर्पा कर दिया। जाफर को कत्ल कर दिया गया और याह्या, फजल और बाकी खानदान को कैद कर लिया गया। उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई। अल-तबारी और दूसरे हिस्टोरियन इस अचानक जवाल की कई वजूहात बताते हैं। पहली वजह बरमकियों की बेपनाह ताकत और दौलत। शायद खलीफा को ये महसूस होने लगा था कि उनका इख्तियार उनके अपने इख्तियार से ज्यादा हो चुका है। दूसरी वजह दरबार में उनके दुश्मन जैसे अल फजल इब्न अल राबी जो उनके खिलाफ खलीफा के कान भरते रहते थे। और तीसरी वजह अफसानवी कहानियां भी हैं, जैसे उनकी फैमिली के बारे में गलत बातें फैलाना। वजह जो भी हो, बरमकियों का जवाल हारून के दौर का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस वाकया है। हारून अल रशीद सिर्फ एक दुनियादार बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे मुसलमान और अमीरुल मोमिनीन थे। उनका रूटीन था कि वो एक साल हज करते और अगले साल गजवा यानी अल्लाह की राह में जंग पर जाते। उन्होंने अपनी जिंदगी में 9 बार हज किया। इस सफर को आसान बनाने में उनकी बीबी मलिका जुबैदा का बड़ा किरदार था। उन्होंने मक्का तक के रास्तों पर हाजियों के लिए कुएं, सराय और आराम गाहें बनवाई। ये रास्ता आज भी दरब जुबैदा के नाम से जाना जाता है। वो उलमा और फुका की बहुत इज्जत करते थे। उनके दौर के चीफ जस्टिस इमाम अबू यूसुफ हनफी फिका के अजीम आलिम थे, मतलब चीफ जस्टिस भी एक अजीम आलिम थे। उन्होंने खलीफा की दरखास्त पर किताब अल खरज लिखी, जिसमें एक इस्लामी रियासत के टैक्स, जमीन के कवानीन और माली उसूलों पर तफसीली बहस की गई है। ये इस बात का सबूत है कि हारून अपनी सल्तनत को शरिया के मुताबिक चलाना चाहते थे। उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत रोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी कामयाब मुहिम्मत थी। उनसे पहले मलिका आयरीन जिजिया अदा कर रही थी, लेकिन जब एक जनरल निकीफोरस ने तख्त पर कब्जा किया, उसने जिजिया देने से इनकार कर दिया और उसने हारून रशीद की शान में एक गुस्ताखाना खत लिखा। अल-तबारी नकल करते हैं कि हारून अल रशीद को इतना गुस्सा आया कि उनके दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई उनकी तरफ देखने की। फिर उन्होंने उसी खत की बैक साइड पर जवाब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीरुल मोमिनीन हारून अल रशीद की तरफ से, रोम के कुत्ते निकीफोरस के नाम। मैंने तुम्हारा खत पढ़ा, एक काफिर माँ के बेटे। जवाब वो नहीं जो तुम सुनोगे, बल्कि वो है जो तुम अपनी आंखों से देखोगे। इसके फौरन बाद हारून रशीद ने 1,35,000 के लश्कर के साथ रोम पर चढ़ाई कर दी और निकीफोरस को घुटने टेकने और दुगना जिजिया देने पर मजबूर कर दिया। हारून अल रशीद की शख्सियत का एक और पहलू था जो उन्हें आवाम का हीरो बनाता था। मशहूर है कि वो और उनका दोस्त रात को भेस बदलकर बगदाद की गलियों में निकलते थे ताकि वो अपनी आवाम का हाल खुद देख सकें और फौरी इंसाफ कर सकें, या ये अंदाजा लगा सके कि मेरी सल्तनत मेरे बारे में क्या सोचती है और सल्तनत के काम कैसे चल रहे हैं। ये किस्से कहानियां आगे चलकर अलिफ लैला का हिस्सा बनी। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अलिफ लैला कोई तारीख की किताब नहीं है, बल्कि एक अदबी लिटरेचर है। लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि उस दौर की शान व शौकत और खलीफा के इंसाफ की शोहरत आवाम के दिलों में किस कदर घर कर चुकी थी। लेकिन हर उरूज का जवाल है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में हारून रशीद ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर इब्न खल्दुन जैसे बाद के आलिम तनकीद करते हैं। उन्होंने अपनी सारी विरासत अपने 2 बेटों अमीन और मैमुन के बीच तकसीम कर दी।
अमीन को इराक और मगरबी इलाके मिले और उन्हें खलीफा बनाया गया, जबकि मैमुन को खुरासान और मशरिकी इलाकों का गवर्नर बनाया गया। ये फैसला दरअसल अरब और फारसी इन्फ्लुएंस के बीच समझौता था, लेकिन इसने उनके बाद तबाहकुन खाना जंगी सिविल वॉर की बुनियाद रख दी थी। सन 809 में खुरासान में एक बगावत को कुचलने के लिए जाते हुए हारून अल रशीद बीमार पड़ गए। उन्होंने तुश शहर आज के ईरान में इस दुनिया को अलविदा कहा और उन्हें वहीं दफनाया गया। हारून अल रशीद का दौर इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब था। इब्न खल्दुन के मुताबिक यह अब्बासिद खिलाफत का पीक टाइम था। उन्होंने एक ऐसी सल्तनत की क़यादत की जहां इल्म की शमा जल रही थी, जहां इंसाफ का बोलबाला था और जहां मुसलमानों का परचम इज्जत से लहरा रहा था। हाँ, उनकी ज़िंदगी में भी इंसानी कमज़ोरियाँ और बर्मिकियों के जवाल जैसे मुश्किल फ़ैसले थे, लेकिन उनके कारनामे उनकी खामियों से कहीं ज़्यादा बड़े थे। वो एक सिपाही, एक आलिम परवर, एक आदिल हुक्मरान और एक सच्चे मोमिन थे। उनकी विरासत सिर्फ उनकी फ़तेह या उनकी दौलत नहीं, बल्कि वो इल्म की रोशनी है जो उन्होंने बैतुल हिकमा में जलाई और जो सदियों तक दुनिया को रोशन करती रही। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हारून रशीद की दास्तान पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।